नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे थे और साइंस का जो सेगमेंट था उसमें फैक्चुअल डाटा हम पूरा लेकर चल रहे थे साथ में। एग्जाम से ठीक पहले इसको रिवाइज करना काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पीछे हमने फिजिक्स को देखा था, अभी केमिस्ट्री वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। इसमें विलयनों का वर्गीकरण दिया हुआ है और ये बाइलिंगुअल है, घबराइएगा नहीं, नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हिंदी वाला उसके बाद इंग्लिश वाला देखेंगे। विलयनों का वर्गीकरण, इसमें विलयनों के प्रकार दिए हैं और एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया हुआ है। तो द्रव में द्रव का विलयन, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जल में अल्कोहल का विलयन इस प्रकार का होता है, या कार्बन डाइसल्फाइड जो होती है उसमें ब्रोमीन का जो विलयन बनाया जाता है वो भी ऐसा माना जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन, ये भी ऐसा ही होता है। और ये सब जो वैरायटी है ये आपके द्रव में द्रव का विलयन के तौर पे देखी जाती है। मतलब दोनों ही विलायक और विलेय जो दोनों दिए हुए हैं वो कैसे हैं, वो लिक्विड स्टेट में। इसके बाद द्रव में ठोस का विलयन, ऐसा अगर देखना चाहे तो जल में चीनी आप घोल लीजिए, वो बन जाएगा। चीनी क्या है, वो ठोस है और जल जो है वो द्रव अवस्था में है। उसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप आयोडीन घोल सकते हैं, ये विलयन बन जाएगा। पारा में लेड का विलयन बना सकते हैं। जेली, स्टार्च, प्रोटीन, सॉल, ये सब उसी प्रकार के विलयनों की वैरायटी है। इसके बाद ठोस में गैस का विलयन आप देख रहे हैं तो पैलेडियम धातु में आप हाइड्रोजन को विलय कर लीजिए। उसी प्रकार से कपूर को वायु में घुलते हुए आपने देखा होगा, मतलब खुला छोड़ देंगे तो हवा में गायब हो जाता है, तो ये ठोस का गैस में विलयन माना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, ठोस में द्रव का विलयन अगर देखा जाए तो थैलियम में पारा का विलयन, और चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन, ये सब दिखाई देता है। ठोस में ठोस का विलयन, ये तांबा में जस्ता, तांबा में टिन, तांबा में एल्यूमिनियम, तांबा में जिंक, निकिल, इन सब का जो विलयन होता है, मतलब जो हम लोग मिश्र धातुएं बनाते हैं वो इसी प्रकार से होती है। उसके बाद गैस में गैस का अगर देखा जाए तो जो वायु है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तभी जाकर पूरा वायु का जो संरचना है या संगठन है वो बनता है। उसके बाद गैस में द्रव का विलयन अगर देखा जाए तो ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि जो गैस है उनका जल में विलयन, बादल, कोहरा, ये सब उसके नमूने हैं। इसके बाद गैस में ठोस का विलयन, तो वायु में आयोडीन का विलयन, धुआं, ये सब इसमें आते हैं। और आप देखिए द्रव में गैस का विलयन लास्ट में दिया है, तो इसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन आता है, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन आता है। ये सब चीजें इसके अंदर समावेशित है। इतना हमने देखा। अभी वही चीज इंग्लिश में दी हुई है, इसे देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है। लिक्विड सॉल्यूशन इन लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है, तो इसका एग्जांपल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, वो सब इसके एग्जांपल है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें अगर देखा जाए तो सॉलिड जो शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग वाटर में, मतलब चीनी को पानी में घोलते हैं, वो वाला हो गया। आयोडीन का सॉल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड में। लेड सॉल्यूशन जो है वो मरकरी में। जेली, स्टार्च, प्रोटीन, सॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद गैस सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो इसमें गैस सॉल्यूशन इन सॉलिड दिया हुआ है। इस प्रकार का अगर नमूना देखना है तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाइड्रोजन सॉल्यूशन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सॉल्यूशन इन पैलेडियम मेटल, जो पैलेडियम मेटल होता है उसमें हाइड्रोजन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पैलेडियम मेटल क्या है, वो सॉलिड है, इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। उसके बाद देखिए कपूर का जो सॉल्यूशन होता है एयर में, सब्लिमेशन के द्वारा वो हवा में घुल जाता है, तो उसको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, एक्सेट्रा, इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ये वाला, तो इसमें मरकरी का सॉल्यूशन जो थैलियम में होता है वो एग्जांपल हो सकता है। वाटर सॉल्यूशन इन शुगर, ये वाला हो सकता है। वाटर सॉल्यूशन इन साल्ट, ये वाला हो सकता है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड, मतलब ठोस का ठोस में, तो ऐसे मिश्र धातुएं बनती हैं जो एलॉयज होते हैं वो बनते हैं। जिंक इन कॉपर, टिन इन कॉपर, एल्यूमिनियम इन कॉपर, जिंक इन निकिल, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है वो आपके कहलाते हैं सॉलिड इनटू सॉलिड। इसके बाद गैस सॉल्यूशन इन गैस, मतलब गैसों का गैस में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो कैसा है, तो उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर, यानी पूरा जो एटमॉस्फियर है वो साक्षात उदाहरण है। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन इन गैस, तो ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एक्सेट्रा गैस इन वाटर सॉल्यूशन, क्लाउड, फॉग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, आप जानते ही हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन इन गैस, तो इसमें अगर देखा जाए तो आयोडीन का सॉल्यूशन एयर में, स्मोक, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस का सॉल्यूशन अगर लिक्विड में देखना हो तो उसमें अगर आप देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन जो वाटर में बनता है वो वाला हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सॉल्यूशन बेंजीन में हो जाएगा। ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। इतना हमने देखा। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है कोवैलेंट कंपाउंड एंड देयर शेप्स, यानी सहसंयोजक और उनके आकार दे रखे हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला कर दिया है, इसे देखते हैं। तो ये एक तरफ इसमें कोवैलेंट कंपाउंड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो जियोमेट्रिकल शेप है वो दे रखा है, और उसके बाद एंगल ऑफ बॉन्डिंग दे रखी है। ये तीनों चीजें इसमें मौजूद हैं। एक साथ देखते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये दे रखा है, और इसका जो ज्यामितीय आकार यानी ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो कैसा होता है, कोलिनियर होता है। इसका जो एंगल ऑफ बॉन्डिंग है वो 180 डिग्री का होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद वाटर का जो एंगुलर यहाँ पे शेप है उसे आप देख रहे हैं, कोणीय आकार होता है ज्यामितीय आकार के तौर पे, और
104.5 अंश ये इसका कोणीय मान होता है, यानी बंधन कोण होता है। ये हमने देखा। उसके बाद अमोनिया को देख लीजिए। तो अमोनिया का जो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, वो कैसा होता है? पिरामिड के आकार का होता है। और इसके लिए जो बंधन कोण होता है यानी एंगल ऑफ बॉन्डिंग होती है वो 109 अंश होती है। इसके बाद मेथेन को देखिएगा। मेथेन का जो शेप होता है वो चतुष्फलकी यानी टेट्राहाइड्रल होता है। और इसके लिए जो बॉन्डिंग एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री और 28 मिनट इस प्रकार का है। सिंगल डैश लगा है तो मिनट होता है, डबल डैश रहेगा तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एथिलीन दिया हुआ है, उसके बाद नीचे एसिटिलीन भी है। तो पहले एथिलीन का कैसा होता है? प्लेनर शेप होता है और 120 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद एसिटिलीन है, कोलिनियर इसका शेप होता है, 180 डिग्री का जो एंगल है वो बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, ये आप देख रहे हैं। और 108 अंश 28 मिनट यानी 108 डिग्री 28 मिनट ये इसका एंगल होता है। इसके बाद फास्फोरस, तो इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, ये नीचे आप देख रहे हैं। और 120 डिग्री 90 मिनट ये इसका एंगल होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्टाहाइड्रल शेप होता है और 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। अष्टफलकीय संरचना होती है, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका कोणीय आकृति होती है, मतलब एंगुलर शेप होता है, 92 डिग्री का ये एंगल बनाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाला ये हाइड्रोजन सल्फाइड दोबारा दे रखा है। उसके बाद देखिए फास्फीन, तो फास्फीन का क्या है? पिरामिडल शेप होता है और 107.5 अंश ये इसका कोणीय मान होता है। और नीचे आप देख रहे हैं ये क्यूप्रोमोनियम आयन है। तो ये जो क्यूप्रोमोनियम आयन है इसका स्क्वायरल कोप्लेनर शेप होता है, 90 डिग्री का ये एंगल बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहा है, ये कहा है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सबस्टेंसेस, मतलब जीवित और निर्जीव वस्तुएं जो हैं उनमें कंपैरिजन किया है कि कौन सा तत्व किसमें ज़्यादा और कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो एक तरफ एलिमेंट दिया है, दूसरी तरफ अर्थ की क्रस्ट में इनकी जो प्रेजेंस है वो दी हुई है, मतलब इनका जो परसेंट में भार है वो दिया हुआ है। और ह्यूमन बॉडी में इसका वेट कितना होता है परसेंटेज वाइज वो भी दिया हुआ है। पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस अर्थ की क्रस्ट में 0.14% होती है। और अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी में तो ये 0.5% होता है। वैसे ही कार्बन को अगर देखा जाए तो 0.03% ये अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में ये ज़्यादा होता है। कितना होता है? 18.5%। ये सब परसेंट में है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 46.6 ये पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में। और 65.0 यानी 65% ये ह्यूमंस में पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन, ये बहुत कम मात्रा में जो अर्थ की क्रस्ट है वहाँ पाया जाता है, हालांकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। और 3.3% जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। सल्फर की मात्रा 0.03 होती है, ये अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है। और ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? तो 0.3 होती है, ये आप देख रहे हैं। ये दोनों के बीच का कंपैरिजन है। उसके बाद सोडियम 2.8% ये अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है और 0.2% ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। कैल्शियम की अगर बात करें तो 3.6% ये अर्थ की क्रस्ट में होता है और 1.5% ये ह्यूमन बॉडी में होता है। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो ये 2.1% अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है और 0.1% यानी काफ़ी कम मात्रा में ये ह्यूमन बॉडी में होता है। इसके बाद सिलिकॉन, ये अर्थ की क्रस्ट में 27.7% पाया जाता है, ये आप जानते हैं। और मनुष्य के शरीर में ये नगण्य होता है, मतलब एकदम से नहीं के बराबर होता है। अब ये कुछ मात्रा में उपस्थित हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये एटॉमिक नंबर है, उनके नाम दे रखे हैं, सिंबल दे रखा है, आयुपैक नेम दे रखा है और उसके बाद सिंबल दिया है। तो पहले इधर वाला देख लेते हैं 101, ये एनोनिलियम का है और UNU करके इसका जो सिंबल है वो दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये एनोनिलियम का है, ये मिलते जुलते नाम है, UNB इसका सिंबल है। ये यूनिलिट्रियम का है, तो यूनिलिट्रियम का जो सिंबल है वो क्या है? UNT है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 103 है। ऐसे ही आप नीचे अन्य को भी देख रहे हैं, UNQ, ये किसका, मतलब इसका नाम आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर देख रहे हैं। तो 104 UNQ का हो गया। इसके बाद 105 जो है ये UNP का हो गया। इसके बाद 106 जो है ये यूनिहेक्सियम का होता है, 6 से हेक्सा होता है, तो आप आराम से गेस कर सकते हैं, UNH इसका होगा। इसके बाद 107 ये सेप्टियम हो जाएगा, यूनिन सेप्टियम। जो यूनि शब्द है वो सब में जुड़ा हुआ है, उसमें यहाँ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो अंक है या साइज है उसके हिसाब से नाम रखा गया है। नाम को रखने के कई सारे मापदंड होते हैं, उसमें से सबको आजमाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए यूनिसेप्टियम जो है इसका 107 है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? UNS होता है। इसके बाद 108 ये यूनिलोक्टियम है तो इसका UNO होता है। इसके बाद यूनिनेलियम है तो इसका UNE होता है। 109 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद 1010 यानी 110 ये यूनिनेलियम कहलाता है, UUN इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे यूनिकैडियम है, ये वाला आप देख रहे हैं 114 मतलब 114, ये इसका परमाणु क्रमांक है। UNQ इसका सिंबल होता है। अब यहाँ पे देखिए मेंडलेवियम, तो ये MD से डिनोट किया जाता है, मतलब इसका जो आयुपैक प्रतीक है, सिंबल है वो दे रखा है। उसके बाद नोबेलियम, इसको NO से डिनोट करते हैं। लॉरेंसियम है, इसको LR से। रदरफोर्डियम को RF से। डबनियम को DB से, यहाँ देख रहे हैं आप, D जो है वो कैपिटल है और B जो है वो स्मॉल है। सुबेर्जियम जो है इसको SG से।
इसके बाद बोहेरियम है, इसको BH से व्यक्त किया जाता है। हैशियम जो है इसको HS से व्यक्त करते हैं। मेंटनेरियम है, इसको MT से व्यक्त करते हैं। इसके बाद ड्रेमिस्ट्रियम है, ये जो है इसको DS से व्यक्त करते हैं। रॉन्टेजियम आप देख रहे हैं प्रोफेसर रॉन्जन के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ साइंटिस्ट के जो नाम है या स्थान के नाम वो भी दोनों लिए जाते हैं। तो नाम कहाँ से रख लिया जाएगा ये कुछ भरोसा नहीं है फिलहाल। यहाँ RG है, इसके बाद ये कॉप्सियम है तो इसका जो है वो CN हो जाएगा। इसके बाद नोहेनियम है, ये NH से व्यक्त किया जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं फ्लोरियम है, तो इसको व्यक्त करने के लिए FL का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अभी बच गए। तो यहाँ देखिए ये 115 वाला जो है ये यूनिपेंटियम है, मतलब पेंटा 15 आप ऐसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 116 वाला जो है यूनिहेक्सियम है। इसके बाद 117 वाला यूनिसेप्टिमम है और ये यूनोएक्टियम है। यूनोएक्टियम मतलब ऑक्टा से बना सकते हैं आप 18, तो ये वाला हो गया। उसके बाद इसका जो सिंबल है वो दे रखा है यहाँ पे, इसे आप देख लीजिएगा। और ये मॉस्कोवियम को देख लीजिए, ये रहा रूस का मास्को शहर, तो ME से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद लिवर्मोरियम है तो इसको LV से डिनोट करते हैं। इसके नीचे आपका टेनेसिन है, तो टेनेसिन जो है इसको TS से व्यक्त किया जाता है और ओगेंसन जो है इसको OG से व्यक्त किया जाता है। ये सब नए नवेले खोजे गए तत्व हैं जो कि बाद में इनका आविष्कार होता है, खोजे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ तत्व दिए हैं, मतलब कुछ ही एलिमेंट है, सब नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि पूरा आवर्त सारणी आपको रटनी पड़ेगी। कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दे रखे हैं और सिंबल दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन, इसका जो सिंबल होता है वो H होता है। इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, 1 होता है। इसका जो परमाणु भार है वो 1.008 होता है। उसके बाद हीलियम को देख लीजिए, HE इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, 4.003 ये इसका एटॉमिक मास होता है। लिथियम को देख लीजिए, Li इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 3 होता है और एटॉमिक वेट जो है वो 6.940 होता है। बेरिलियम को अगर देखा जाए तो इसका जो सिंबल है वो Be होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। इसके बाद 9.013 ये इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास होता है। इसी प्रकार से बोरान को देख लीजिए, B5 10.82। कार्बन को देखिए, C इसका सिंबल होता है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है आप जानते हैं और 12.001। वैसे हम लोग मोटे तौर पे कहते हैं 12, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है 12.001, ये इसका एटॉमिक मास होता है। उसके बाद नेक्स्ट, तो कार्बन के बाद आपने इसमें देखा नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का N होता है सिंबल, N से इसको डिनोट करते हैं। 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 14.006 ये इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास होता है, इसे आपने देखा। ऑक्सीजन को देख लीजिए, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 15.999 ये इसका एटॉमिक वेट होता है, जिसको कि लगभग 16 के आसपास मान लिया जाता है। उसके बाद देखिए आगे फ्लोरीन, यहाँ देख रहे हैं फ्लोरीन, तो इसका F होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है, 19 इसका एटॉमिक मास होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नियॉन है जो कि अक्रिय गैसों के परिवार से आता है, जो नोबेल गैस या इनर्ट गैसेज होती हैं। तो इसका NE सिंबल होता है, N कैपिटल है और E स्मॉल होता है, इसे मिटा कर देख लीजिए। देखिए ये रहा, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 10 होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 20.183 होता है। इसके बाद सोडियम Na आप देख रहे हैं, तो इसका होता है 11, यहाँ नीचे आपने देखा। और उसके बाद 22.989 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। मैग्नीशियम Mg से डिनोट किया जाता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 24.32 होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम को देख लीजिए, ये वाला Al इसका सिंबल होता है, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 26.97 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। सिलिकॉन को देख लीजिए, Si से इसको डिनोट किया जाता है, 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है 28.09। सिलिकॉन के बाद नीचे फास्फोरस है, इसको P से डिनोट करते हैं, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 30.98 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद सल्फर को देखिएगा, S से इसको डिनोट किया जाता है, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये आप देख रहे हैं, और 32.064 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। क्लोरीन को अगर देखें तो Cl से इसको डिनोट करते हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 35.453 के आसपास होता है। मतलब इसे मोटे तौर पे 35 लेकर भी चलते हैं, कभी कभी 36 भी लिया जाता है, लेकिन कॉमनली 35 लिया जाता है। उसके बाद देखिए आर्गन, आर्गन का जो सिंबल है वो Ar होता है, ये अक्रिय गैसों के परिवार से है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर वो 18 होता है, 39.944 या करीब करीब 40 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। उसके बाद पोटेशियम को देख लीजिए, K से इसको डिनोट करते हैं, केलियम इसका वाजिब नाम होता है, 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 39.09 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। कैल्शियम को देखिए, 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट 40.08 होता है। मैग्नीज को देखिए, Mn से डिनोट किया जाता है, 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 54.94 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। उसके बाद देखिए नीचे आयरन दिया है, Fe इसका सिंबल होता है, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 55.847 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। ये हमने आयरन को देखा। उसके बाद कॉपर को देख लीजिए, तांबे की बात हो रही है, कॉपर यानी Cu
और इसके लिए 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट जो है वो 63.546 होता है, ये आप जानते हैं। जिंक यानी जस्ते की बात हो रही है, जेडियन से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 30 होता है, 65.38 इसका एटॉमिक वेट होता है। ब्रोमीन को अगर देखा जाए तो Br इसका सिंबल होता है, 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक वेट जो है वो 79.916 होता है। सिल्वर की अगर बात करें तो Ag इसका सिंबल होता है, अर्जेंटम इसको कहा जाता है असल में, और 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 107 इंटू 880 मतलब 0.880 ये इसका एटॉमिक वेट होता है। उसके बाद टिन का मतलब है जस्ता, इसको यन से व्यक्त करते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है वो 50 होता है, ये आप देख रहे हैं। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है 118.70 यानी 118.70। उसके बाद सोना है, इसका जो सिंबल होता है वो Au होता है। वैसे हम लोग कहते हैं गोल्ड, लेकिन इसका असली नाम होता है ऑरम, तो इसीलिए इसको Au से डिनोट किया जाता है। 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 196.9665 यानी 197 के लगभग इसका एटॉमिक वेट होता है। और सीसा यानी लेड, इसको Pb से व्यक्त किया जाता है, प्लम्बम इसको कहा जाता है, इसका जो असली नाम है वो प्लम्बम है, और इसीलिए Pb से इसको डिनोट करते हैं। 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 207.21 ये क्या है, इसका एटॉमिक वेट है। और कहा जाता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस लगातार रेडिएशन को रिलीज करता है, और रेडिएशन को रिलीज करने की वजह से उसका आकार सिकुड़ता जाता है, मतलब उसके अंदर कमी आती है क्योंकि उससे एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। और अंत में जाकर वो स्टेबल कहाँ पर होता है, वो लेड के न्यूक्लियस पर जाकर स्टेबल होता है, यहाँ पर जाकर उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद उसमें रेडिएशन होना बंद हो जाता है। ये चीज़ है, तो इसे आपने देखा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गैसीय तत्वों का वर्ग जो है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, मतलब इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा गैसों वाला परिवार है या वर्ग है वो कौन सा है, शून्य वर्ग होता है, जीरो वर्ग, जिसमें कि इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। और एक परमाणविक जो तत्व होते हैं वो इनर्ट गैसेस के तौर पे देखे जाते हैं, अक्रिय गैसें। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। मिट्टी के तेल में किसको डुबो कर रखते हैं, तो ये सोडियम होता है, बाहर निकालेंगे तो ये आग लगाना चालू कर देगा, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद देखिए हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो कैल्शियम होता है, हालांकि और भी चीज़ों का योगदान होता है, लेकिन कैल्शियम उसमें सबसे मेजॉरिटी वाला होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व जो है वो क्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। और उसके बाद देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब जो है ये हैलोजन वाली श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीकारक तत्व के तौर पे देखा गया है, मतलब पदार्थ के तौर पे ये कौन है, फ्लोरीन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की होगी। अभी तक कुल ज्ञात जो तत्व है वो कितने हैं, 118 है। प्रकृति में पाए जाने वाले कितने हैं, तो 98 है। और आर्टिफिशियल तरीके से कितने को बनाया गया है, तो उनकी संख्या अभी 20 है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, ये इसमें बताया गया। इतना हमने देखा, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और बच गई हैं। तो पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व जो है वो एल्यूमिनियम है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन धात्विक तत्व की अगर बात होती है तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ दोनों में अंतर है। सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, आप जानते हैं एटॉमिक वेट जिसका सबसे कम रहेगा। उसके बाद सबसे भारी कौन है, तो ऑस्मियम है अभी तक का, आगे खोजे जाएंगे तो और भारी भरकम आ जाएंगे। उसके बाद सबसे हल्का धात्विक तत्व जो है वो लिथियम है, धात्विक तत्व। और सबसे भारी तत्व जो है ऑस्मियम, आपने ऊपर देख रखा है। द्रव धातु तत्व जो होता है, यानी धातु तो है, मेटल तो है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, वो मरकरी होता है यानी पारा। इसके बाद अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये चांदी होती है। चांदी की तार लगा दीजिए तो रेजिस्टेंस उसमें कम रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन लोग तांबे के तार और जो सामान्य वायर होते हैं उन्हीं को काट कर उठा ले जाते हैं, जो चोर होते हैं। तो चांदी की तार कितने दिन टिकेंगे, ये बात है फिलहाल। इसके बाद विद्युत का सुचालक जो अधातु है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं ऐसा सुना जाता है, लेकिन कुछ जो नॉन मेटल होते हैं वो भी विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो उसमें ग्रेफाइट का नाम दिया जाता है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है और पेंसिल में रॉड के तौर पर बीच में काले पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है, जिससे कि आप लिखते हैं। हालांकि इसका और भी इस्तेमाल है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ये काम आता है। अब इसके बाद आघात वर्धनीय तत्व के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, सोना है। क्रियाशील के तौर पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहने वाली जो अधात्विक यहाँ पे एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो धात्विक एलिमेंट है वो कौन सा है, सीजियम है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव किसका होता है, तो हीलियम का होता है। और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव किसका होता है, सीजियम का होता है। ये हमने देखा और वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में दी हुई है, इसे देख लीजिए। दिया है की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एलिमेंट्स। यहाँ पर कहा गया है कि क्लास विद द मोस्ट गैसियस एलिमेंट्स जीरो ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद एन एटॉमिक एलिमेंट, ये इनर्ट गैसेस को कहा जाता है। द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ये ऑक्सीजन है। एलिमेंट केप्ट इन कैरोसिन, कैरोसिन में किसको डुबो कर रखते हैं, सोडियम को। उसके बाद मेन एलिमेंट प्रोड्यूसिंग बोन एंड टीथ, ये कैल्शियम होता है। इसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्टेन एलिमेंट, ये कौन होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन का नाम यहाँ याद रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ये फ्लोरीन की होती है।
ऑक्सीडाइजर कौन सबसे बड़ा होता है, सबसे भारी भरकम? वो फ्लोरीन ही होता है। अभी तक ज्ञात कितने एलिमेंट हैं? तो 118 हैं, जिसमें से कि जो नेचुरली पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम दिए हैं, तो वो 98 हैं, मतलब संख्या के तौर पे। और जो आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या 20 है। उसके बाद मोस्ट एविडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ये ऑक्सीजन है। मोस्ट एविडेंट मेटल एलिमेंट ऑन अर्थ, मेटल एलिमेंट, तो ये कौन है? एल्यूमिनियम है, इसे आपने देखा। उसके बाद हाईएस्ट, माफ कीजिएगा, लाइटेस्ट एलिमेंट जो है यानी सबसे हल्का, वो हाइड्रोजन है। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन है? जिसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा होगा वही होगा हैवीएस्ट, तो ऑस्मियम है। इसके बाद लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट जो है वो लिथियम है। यहाँ आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद देखिए लिक्विड मेटल एलिमेंट कौन है? मरकरी है, पारा। उसके बाद लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट जो है वो ब्रोमीन है। ये नॉन मेटल होता है, लिक्विड स्टेट में प्रायः पाया जाता है। उसके बाद देखिए मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सिल्वर है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका ग्रेफाइट है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये देखिए जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नॉन कंडक्टर। असल में ये नॉन मेटल होता है, मेटल तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कंडक्टर होता है, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। इसके बाद मोस्ट एग्रेसिव एलिमेंट जो है वो गोल्ड है, और इसमें देख लीजिए, माफ कीजिएगा, एग्रीवेटिंग एलिमेंट जो है वो गोल्ड है। और मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल जो है वो फ्लोरीन है। इसके बाद मोस्ट फंक्शनल मेटल एलिमेंट जो है वो सीजियम है। एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हीलियम है। और मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल या लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? ये सीजियम का होता है। इतना हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी हैं। लिथियम है, ये धातुओं के नाम, मतलब मेटल्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास दिया है, और उसकी डेंसिटी दी है। यहाँ डेंसिटी मायने रखती है, बाकी तो आपने पीछे देखा ही है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। एटॉमिक मास होता है 6.941, और इसकी डेंसिटी दिमाग में रखिएगा 0.534, ये इसकी डेंसिटी होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाली। इसके बाद देखिए मरकरी का, तो मरकरी का 80 होता है एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 200.59 होता है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 13.534 है। इसके बाद ऑस्मियम को देख लीजिए, तो ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर होता है 76, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसका जो एटॉमिक मास है वो 190.23 होता है, इसका 22.61 ये डेंसिटी होती है। एल्यूमिनियम को अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 26.982 ये इसका एटॉमिक मास होता है, और डेंसिटी जो है वो 2.70 होती है। इसे आप देख रहे थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि 3 टाइप ऑफ कलर सोर्सेज आर कॉमनली यूज्ड, ये 3 जो है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पहला जो है वो सोडियम लैंप है, दूसरा मरकरी लैंप है, और तीसरा फ्लोरोसेंट लैंप है। तो जो सोडियम लैंप होता है उसकी लाइट कैसी होती है? पीली होती है, यानी येलो होती है। और जो मरकरी लैंप होता है उसकी लाइट वाइट ब्लू होती है, मतलब उसमें वाइट ज़्यादा होता है, ब्लू का हल्का सा मिक्सचर होता है। और जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें मिक्स लाइट निकलती है, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू सनलाइट होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश के जैसा होता है लगभग। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कैटालिस्ट दिया है और इसके जो यूज़ है वो दे रखे हैं, इसे देख लीजिए। तो पहला आपका लोहा यानी आयरन है, और बताया गया है कि जो फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं ये PTRH गेज है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में, अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए। इसके बाद देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्या है? एक कैटालिस्ट है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो जो डीकन प्रोसेस होता है वहाँ पे क्लोरीन के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। हॉट एल्यूमिना, इसका इस्तेमाल अल्कोहल से ईथर के प्रोडक्शन में किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। निकेल, इसे आप देख रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो कार्यात्मक समूह होते हैं यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें हाइड्रोनाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टस है। इस एस्बेस्टस का जो स्वरूप है वो कैसा है? प्लांटिनाइज्ड है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है उसमें नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो HNO3 होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिनले डिवाइडेड आयरन, ये जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो हैबर प्रोसेस जो होता है जिसमें अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है, आपने प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधियों के बारे में देखा होगा, तो हैबर विधि उसी में से एक। तो अमोनिया के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है एज ए कैटालाइस्ट। इतना हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ जो धातुएं होती हैं यानी मेटल्स होते हैं, उनके खनिज दिए हैं और अयस्क दिए हुए हैं, और उनका संगठन दिया हुआ है, दोनों चीज़ें। तो सोडियम पहले सामने है, रॉक साल्ट ये इसका है, ट्रोना है, चिली सोरा है, बोरेक्स है, इसके अलावा ग्लोबराइट है और क्रायोलाइट है। ये सब क्या है? इसके मिनरल्स हैं या ओर्स हैं। अब इसके बाद इनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो रॉक साल्ट को अगर आप देखिए तो इसका NaCl होता है, मतलब सामान्य नमक। उसके बाद ट्रोना, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो Na2CO3 NaHCO3.2H2O होता है। उसके बाद चिली सोरा या चिली साल्ट पीटर जिसको कहा जाता है, उसका होता है NaNO3, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद बोरेक्स यानी जो सुहागा कहा जाता है, सुहागे का क्या होता है? ये होता है Na2B4O7। यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन के साथ साथ खड़ा हो गया है ना, ये नीचे रहेगा, मतलब O ऊपर रहेगा और 7 नीचे रहेगा, जैसे Na2 और B4 है।
ठीक है। तो Na2B4O7 इंटू 10H2O ये है। उसके बाद देखिए ग्लोबराइट, तो ग्लोबराइट का जो यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन है या संगठन है उसमें Na2SO4 इंटू 10H2O ये है, इसको गोबर साल्ट भी कहा जाता है। और क्रायोलाइट जो है इसका फार्मूला होता है Na3AlF6, इसमें एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन है और सोडियम है। इतना हमने देखा, ये सब क्या है, सोडियम के अयस्क हैं या खनिज हैं। इसके बाद पोटेशियम को देख लीजिए, तो यहाँ पे सिल्वाइन है, कार्नेलाइन है, माफ कीजिएगा कार्नेलाइट है और शोनाइट है, ये 3 है। तो सिल्वाइन जो होता है इसका KCl होता है और कार्नेलाइट जो है इसका KCl MgCl2.6H2O होता है। शोनाइट को अगर देखा जाए तो K2SO4 इसका रासायनिक संगठन होता है। मैग्नीशियम को देख लेते हैं, तो मैग्नेसाइट इसका पहला है। मैग्नेसाइट का क्या होता है, MgCO3 होता है। डोलोमाइट को अगर देखा जाए तो MgCO3 ये इसका है। कार्नेलाइट को अगर देखा जाए तो KCl MgCl2.6H2O। किजेराइट को अगर देखें तो MgSO4.H2O, इस प्रकार से। एप्सम सॉल्ट या एप्सोमाइट इसको कहा जाता है, इसका होता है MgSO4.7H2O, इस प्रकार से होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम को देख लेते हैं, तो लाइमस्टोन है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फेलस्पार है, ये सब इसके हैं। तो इसमें देखिए अगर लाइमस्टोन को तो इसका CaCO3 इस प्रकार से होता है। इसके बाद कैल्साइट को अगर देखा जाए तो CaCO3 ये वाला है। इसके बाद देख लीजिए जिप्सम का क्या होता है, CaF2 होता है, F क्या है, फ्लोरीन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो फेलस्पार आता है, फेलस्पार का Ca3PO4 ट्वाइस होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी कुछ महत्वपूर्ण बचे रह गए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है और कॉपर है। तो एल्यूमिनियम का आप देख लीजिए, यहाँ देखिए फास्फोराइट ऊपर वाला बच गया था। एल्यूमिनियम को देख लीजिए, यहाँ बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड का क्या होता है, Al2O3.2H2O होता है। क्रायोलाइट को अगर देखा जाए तो Na3AlF6 होता है इसका। कोरंडम को अगर देखें तो Al2O3 ये इसका स्वरूप होता है, मतलब रासायनिक संगठन होता है। और डायस्फोर इसका Al2O3.H2O होता है, ये आपने यहाँ देखा है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये टिन है, कैसीटेराइट, ये इसका अयस्क है। और SnO2 यानी टिन स्टोन इसको कहा जाता है, ये इसका केमिकल कॉम्बिनेशन है। लेड का सबसे जो पॉपुलर अयस्क है वो कौन सा है, गैलेना होता है, गैलेना इसको कहा जाता है। इसका PbS होता है, मतलब इसमें लेड है और सल्फर है। उसके बाद सेरोसाइट, ये भी इसका है, तो PbCO3 ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मेटलोकाइट है, तो मेटलोकाइट का PbCl2 होता है, ये हमने देखा, ये लेड के हो गए। उसके बाद अब कांपर का देख लेते हैं। कांपर का है, अर्जेंटम का है यानी चांदी का है, जिंक का है, मरकरी का है, मैग्नीज का है, ये सब हम देख रहे हैं। तो कांपर का देखिए, कैल्कोपाइराइट है, कैल्कोसाइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है। तो कैल्कोपाइराइट का CuFeS2 होता है, कॉपर पाइराइट इसको कहा जाता है। कैल्कोसाइट का Cu2S होता है, कॉपर ग्लांस इसको कहा जाता है। क्यूपराइट को अगर देखा जाए तो Cu2O होता है। मेलेकाइट को अगर देखें तो CuCO3.CuOH ट्वाइस होता है। एजुराइट को अगर देखा जाए तो 2CuCO3.CuOH ट्वाइस होता है। इस प्रकार से इसका केमिकल कॉम्बिनेशन देखा जाता है। इसके बाद अर्जेंटम यानी चांदी को देखते हैं, तो इसका पहला जो ओर है वो नेटिव सिल्वर होता है, Ag से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल वही सेम है। उसके बाद देखिए अर्जेंटाइट है, तो अर्जेंटाइट में Ag2S यानी इसको सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं, इसमें सल्फर साथ में इंक्लूड हो गया है। उसके बाद कैर्जिराइट है, तो कैर्जिराइट का जो सिंबल होता है वो AgCl होता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन दिया है और इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। तो कभी कभी नाम से भी पूछ लेता है कि हॉर्न सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद जिंक को देखिए, जिंक के कुछ इसमें दिए हुए हैं, जैसे जिंक ब्लैंड है, इसके अलावा फ्रैंकलिनाइट है, कैलामीन है या कैलामाइन और जिंकाइट है। तो जो जिंक ब्लैंड है इसका होता है JDNS, इसको ब्लैक जैक भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रैंकलिनाइट है, तो इसका जो यहाँ पे रासायनिक संगठन है वो ZnFeO Fe2O3 ये कॉम्बिनेशन है इसका। इसके बाद कैलामाइन को देख लीजिए, तो ZnCO3 ये इसका कॉम्बिनेशन है और ZnO यानी रेड जिंक जिसको कहा जाता है वो होता है जिंकाइट। इसके बाद मरकरी का सिनेबार होता है, ये जग जाहिर बात है HgS, जैसे पीछे आपने गैलेना को देखा था वैसे ही यहाँ पे मरकरी के साथ सल्फर का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद मैग्नीज को देख लीजिए और अंत में महा मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन का देखेंगे। तो देखिए मैग्नीज का जो है, पहले मैग्नीशियम का देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, तो पाइरोलुसाइट ये इसका है MnO2। देखिए मैग्नीज का ही असल में दिया है, यहाँ मैग्नीशियम देके गलत कर दिया है। MnO2 इसमें मैग्नीज है और उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। इसके बाद अगर आप देखें तो मैग्नाइट का नाम आता है MnO, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं Mn2O3.H2O और होल्मेनाइट, ये तीनों जो है यहाँ मैग्नीज के हैं, ध्यान दीजिएगा। MnO2 ये आपका क्या है, पाइरोलुसाइट है। और मैग्नाइट की अगर बात की जाए तो Mn2O3.H2O और होल्मेनासाइट जो है इसका Mn3O4, इस प्रकार से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद आयरन को देख लेते हैं, तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लाइमोनाइट है, सिडेराइट है और आयरन पाइराइट है। मैग्नेटाइट का जो यहाँ पे नाम है लोडस्टोन या मैग्नेटिक आयरन इसको कहा जाता है, Fe3O4 होता है। हेमेटाइट की अगर बात की जाए तो Fe2O3 होता है। जरा सा इसमें अंकों का अंतर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको रेड हेमेटाइट भी कहा जाता है, ये जो Fe2O3 है इसका दूसरा नाम रेड हेमेटाइट भी होता है। इसके बाद लाइमोनाइट को आप देखिएगा उसकी सीध में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा Fe2O3.3H2O, ये है ब्राउन हेमेटाइट के नाम से इसको जानते हैं। और उसके बाद सिडेराइट का नाम आता है, तो सिडेराइट का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो FeCO3 यानी इसको यहाँ नीचे आप देख रहे हैं
स्पैथिक आयरन हेमेटाइट के तौर पे देखा जाता है, ये है। और उसके बाद सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है FeS2, तो ये आयरन पायराइट के नाम से जाना जाता है। ये हमने देखा, ये सब आयरन के ओर्स थे जिन्हें कि यहाँ पर देखा जा रहा था। इसके बाद हीरा और ग्रेफाइट में अंतर दिया हुआ है, यहाँ हिंदी में है, नीचे अंग्रेजी में है, देख लेते हैं। तो हीरा जो है वो कठोर होता है और ऐसा वैसा कठोर नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है, आप जानते हैं। ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, पेंसिल के अंदर रॉड के तौर पे होता है। पेंसिल को अगर आप पटक दीजिए तो उसके टुकड़े हो सकते हैं अंदर ग्रेफाइट के, और वो टूटी हुई अवस्था में बाहर आएगा, इतना मुलायम होता है, मतलब हल्के से दबाव से टूट जाता है। इसके बाद देख लीजिए, विद्युत का ये कुचालक होता है, मतलब हीरे के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना चाहते हैं तो ये फ्लो नहीं करेगी, और ग्रेफाइट में ये फ्लो करती है, मतलब ये अधातु है, नॉन मेटल है, उसके बावजूद इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो कर जाती है। उसके बाद कागज पर हीरे का कोई निशान नहीं बनता है, और ग्रेफाइट जो है ये काला निशान छोड़ता है, आप जानते ही हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व तो काफ़ी अच्छा खासा होता है, 3.52 इतना होता है, जबकि इसका 2.2 ही होता है सिर्फ। इसमें जो रवे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है? यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ये समचतुष्फलकीय होती है, और रवों की संरचना अगर ग्रेफाइट में देखी जाए तो ये षटकोणीय जालक के रूप में होती है। इसका जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, षटकोणीय होती है। और उसके बाद आभूषण निर्माण में हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है मेनली, और उसके अलावा पेंसिल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और भी कई इस्तेमाल होते हैं, जो मेन यहाँ पे यूज़ है वही बताए जा रहे हैं। उसके बाद पारदर्शी और रंगहीन ये हीरे की वैरायटी है, मतलब ये क्वालिटी इसकी होती है। और ग्रेफाइट जो होता है यह पारदर्शी होता है, और डार्क ग्रे इसका कलर होता है, मतलब धूसर राख के रंग का होता है। ये हमने देखा। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है, इसे देख लेते हैं। तो डायमंड के बारे में कहा गया है कि इट इज़ हार्ड और इट इज़ सॉफ्ट। इसके बाद इट इज़ कंडक्टर ऑफ हीट, माफ कीजिएगा, इट इज़, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, इट इज़ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कंडक्टर दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है, इसे सुधार लीजिएगा। मतलब डायमंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हो गया, और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर होता है। उसके बाद देखिए, इट डज नॉट मेक मार्क ऑन पेपर, ये पेपर पर कोई मार्क यानी चिन्ह नहीं छोड़ता है, जबकि ग्रेफाइट ऐसा करता है। ये ब्लैक कलर का जो मार्क है वो छोड़ जाता है। उसके बाद इसकी अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए तो डायमंड की होती है 3.52, और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 2.2 होती है। और स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि इसके हेक्सागोनल लैटिस के सरफेस के पाए जाते हैं। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमने देखा। आगे चलते हैं, दो चीज़ें और बच गई हैं। इसमें कहा गया है कि इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी, मतलब जो ज्वेलरीज होती हैं या जेम स्टोन के तौर पे, ग्रहों के जो पत्थर होते हैं उनके तौर पे हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई सारे यूज़ होते हैं, तो वो हीरे का इस्तेमाल है। ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ पे होता है? तो ज्वेलरी बनाने में नहीं होता है, लेकिन पेंसिल में होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पे होता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, ये प्रॉपर्टी हीरे की होती है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी इसकी नहीं होती, ऑपेक होता है, और ऐश कलर का होता है, या आप इसे डार्क ग्रे भी कह सकते हैं, वैसा इसका रंग होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातुएं हैं वो यहाँ पर दी हुई है, इसे देख लीजिएगा, इससे प्रायः प्रश्न बनते हैं, इसीलिए दिया गया है। यहाँ देखिए, मिश्र धातुएं यानी जो एलॉयज है वो दिए हुए हैं, उनका कंपोजिशन दिया है और उपयोग दिया है। तो पहले ऊपर हिंदी वाला देख लीजिए, एल्यूमिनियम ब्रांच, इसमें कांपर की मात्रा 90% होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा 10% होती है। इसका उपयोग बर्तन, सिक्का आदि के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है इसमें Mg यानी मैग्नीशियम की मात्रा 2% होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा 95 to 96% होती है। कांपर और जो फेरस होता है इसकी मात्रा 2 to 3% होती है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। वायुयान के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निकेलॉय जो होता है, इसमें अगर संगठन देखा जाए इसका, तो एल्यूमिनियम की मात्रा 95, कांपर की मात्रा 4 और निकल की मात्रा 1% होती है। वायुयान के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। ड्यूराल्यूमिन की अगर बात की जाए तो कांपर इसमें 4% होता है, मैग्नीज 0.5% होता है, मैग्नीशियम 0.5% होता है, और एल्यूमिनियम इसमें सर्वाधिक होता है, कितना? 95%। इसका उपयोग प्रेशर कुकर के निर्माण में, इसके अलावा वायुयान के जो पुर्जे होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। ड्यूराल्यूमिन पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद वही चीज़ इंग्लिश में नीचे दी हुई है, इसे ऊपर करके देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसका जो कंपोजिशन है उसमें कांपर की मात्रा 90% है, एल्यूमिनियम की मात्रा 10% है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल, क्वाइन एक्सेट्रा, ये इसका यूज़ है। उसके बाद मैग्नीशियम को अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम की मात्रा इसमें 2% है, एल्यूमिनियम 95 to 96 है, कांपर और फेरस जो है इसकी मात्रा 2 to 3% है। एरोप्लेन को मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद निकेलॉय है, तो इसमें एल्यूमिनियम 95% है, कांपर की मात्रा 4% है, और निकिल सिर्फ 1% है, लेकिन नाम है निकेलॉय, देखने में लग रहा है कि निकिल ज़्यादा होगा। फिलहाल एरोप्लेन के पुर्जे आदि बनाने में इसका यूज़ होता है। ड्यूराल्यूमिन का कॉम्बिनेशन आपने देखा ही था, इसमें कांपर की मात्रा 4% है, मैग्नीज जो है वो 0.5% है, मैग्नीशियम की मात्रा 0.5 है, और एल्यूमिनियम इसमें मैक्सिमम है, कितना? 95%। और इसका यूज़ होता है जो प्रेशर कुकर की बॉडी है उसको बनाने के लिए, और इसके अलावा एरोप्लेन को, जो एरोप्लेन के पुर्जे होते हैं उसको बनाने के लिए। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ मिश्र धातुएं दी हैं, मतलब एलॉयज दिए हुए हैं, और उनका जो इस्तेमाल है वो दिया है, मतलब उनके अंदर संगठन कौन सा होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, ये सब आप देखेंगे। तो पीतल में मुख्य रूप से तांबा और जिंक होते हैं, यानी कांपर प्लस जिंक,
बर्तन और सजावटी सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्टील में लोहा कार्बन होते हैं, फेरस और कार्बन। परिवहन के साधन, भवन या जो कई अन्य वस्तुएं होती हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील को अगर देखा जाए तो लोहा, निकल, क्रोमियम ये सब इसमें मिला हुआ होता है। और खेल का सामान, बर्तन और जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसके बाद टाका यानी सोल्डर की बात हो रही है तो इसमें सीसा और टिन होता है, पीबी और एसएन का कॉम्बिनेशन होता है। जोड़ों में टाका लगाने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद कांसा है तो इसमें तांबा और टिन यानी कांपर और एसएन मिला होता है। और मूर्तियां इससे बनती हैं, जहाज बनते हैं, सिक्के बनते हैं। ड्यूरालुमिन की अगर बात करें तो इसे हमने पीछे ही देख रखा है। कॉपर की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा और इसके अलावा एल्यूमिनियम की मात्रा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। वायुयान और जो रसोई के उपकरण या बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकल और जिंक मिला होता है। कॉपर, निकल और जिंक ये कॉम्बिनेशन होता है। बर्तन और अन्य चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। इतना हमने देखा। वही चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी में दे रखी हैं, इसे देख लीजिए। देखिए, ब्रास ये अलॉय है और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो कॉपर उसमें 70% है, जिंक की मात्रा 30% है। वायर्स, मैकेनिकल जो पार्ट होते हैं वो बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल, इसमें कॉम्बिनेशन जो है उसे देखते रहिएगा कि कॉपर जो है 88 है, टिन की मात्रा 12% है। यूटेंसिल और स्कल्पचर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड की अगर बात की जाए तो उसमें कॉपर जो है वो 90% होता है, एल्यूमिनियम 10% होता है। ज्वेलरी मेकिंग और स्कल्पचर मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद करेंसी मेटल, इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कॉपर की मात्रा 95%, टिन की मात्रा 4% और जो पी होता है यानी फास्फोरस होता है उसकी मात्रा 1% होती है। और इसका भी उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, करेंसी मेटल। गन मेटल जो होता है ये गन्स बनाने के लिए या जो मशीन के पार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे देख लीजिएगा। इसमें कॉपर जो है वो 88% होता है, टिन की मात्रा 10% होती है और जिंक जो है वो 2% होता है। इसके बाद बेल मेटल है तो बेल मेटल में कॉपर जो है वो 80% होता है और टिन की मात्रा 20% होती है। बेल मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटन है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कॉपर की मात्रा इसमें 60% है, निकल जो है वो 40% है। वायर के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। मोनल मेटल को देख लीजिए तो इसमें कॉपर 28% है, फेरस की मात्रा 2% है और निकल जो है वो 70% मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। स्कल्पचर्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एल्कलाई रेजिस्टेंस कंटेनर के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद डेल्टा मेटल, यहाँ कुछ नए आप देख रहे हैं जो कि हिंदी में नहीं थे तो उन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। डेल्टा मेटल का जो कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन है उसमें कॉपर की मात्रा 60% है, जिंक की मात्रा 38% है और फेरस जो है वो सिर्फ 2% इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग बेयरिंग्स बनाने में, वाल्व बनाने में, प्रोपेलर्स बनाने में, वाटर वेसल्स के जो प्रोपेलर्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। मुंज मेटल को अगर देखा जाए तो इसमें 60% कॉपर होता है, जिंक जो है वो 40% होता है। क्वाइन मेकिंग में इसका भी इस्तेमाल होता है, इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद रोज मेटल में बिस्मथ की मात्रा 50% होती है, लेड की मात्रा 28% होती है और टिन जो होता है वो 22% होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका कॉम्बिनेशन है और इसका उपयोग होता है ऑटोमेटिक फ्यूज मेकिंग में, जो ऑटोमेटिक फ्यूज होते हैं उसको बनाने में। इसके बाद आप नीचे देखिए टाइप मेटल है तो इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो लेड जो है वो 82% होता है। जो एंटी मनी होता है, एसपी का मतलब क्या, एंटी मनी है, तो ये 15% होता है कॉम्बिनेशन के तौर पे। लेड, इसमें जो टिन होता है, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मेटल है इसके अंदर कंपोजिशन किसका किसका है, लेड का है, टिन का है और एंटी मनी का है। ये आप देख रहे हैं एसबी जो है वो एंटी मनी है और एसएन जो है वो टिन है। तो इसका कॉम्बिनेशन परसेंट वाइज देख लीजिए, लेड जो है वो 82% यानी मैक्सिमम होता है। उसके बाद 15% इसमें एंटी मनी पाया जाता है और 3% जो है वो टिन का मिक्सचर होता है। तीनों को मिलाकर ये बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि फॉर्मिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग माइंस, ये इसका यूज़ है। उसके बाद वुड मेटल को देख लीजिए तो वुड मेटल में जो यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है वो लंबा चौड़ा है। लेड की मात्रा इसमें 33% होती है, बिस्मथ जो है वो 33.5% यानी लेड से जरा सा ज़्यादा होता है। टिन की मात्रा इसमें होती है 19% और कैडमियम इसमें मिला होता है 14.5%। इसका उपयोग डाइफ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए डच मेटल है तो डच मेटल में कॉपर की मात्रा 80% होती है और जिंक की मात्रा 20% होती है। मशीन पार्ट्स और जो सस्ते गहने होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। जर्मन सिल्वर, यहाँ पे देखिए छूट गया था बीच में। कॉपर की मात्रा इसमें 50 to 61.6% होती है, आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से। और कॉपर की मात्रा के बाद देख लीजिए इसमें जिंक मिला होता है 90 to 17.2%। निकल की मात्रा होती है 30 to 21.1%। इतनी चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। यूटेंसिल और स्कल्पचर बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके बाद मैग्नीशियम, तो इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 95% होती है और मैग्नीशियम जो होता है वो 5% होता है। एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन के जो पुर्जे होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और ड्यूरालुमिन को आपने पीछे भी देखा था, यहाँ भी आ गया। इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर ये सब मिला होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो प्रेशर कुकर की बॉडी और इसके अलावा जो एरोप्लेन के पुर्जे होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। इतना हमने देखा। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 10% और कॉपर की मात्रा 90% होती है। इसका उपयोग यूटेंसिल बनाने में, स्टाम्प बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, पेंट बनाने में यहाँ किया जाता है। इसके बाद फॉस्फर ब्रांच को आप देख रहे हैं तो कॉपर 85% इसमें होता है, टिन की मात्रा 12% होती है।
इसके अलावा फास्फोरस की मात्रा 2% होती है। नाइक्रोम को देखिए, अच्छा इसका फास्फोर ब्रांच का इस्तेमाल क्या होता है, रेडियो के जो एरियल्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, एंटीना जो होता है। नाइक्रोम को देखिए, नाइक्रोम में कॉम्बिनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। निकिल की मात्रा 58 to 62% होती है। फेरस जो होता है यानी आयरन, उसकी मात्रा 22 to 25 होती है। क्रोमियम की मात्रा 8 से 13% होती है। कापर माफ कीजिएगा, कार्बन जो है इसमें 0.2 से लेकर 1% तक होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, जिंक और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिले होते हैं, मतलब 1 से 2% इनका कॉम्बिनेशन होता है। इससे बनता क्या है, तो इसका इस्तेमाल होता है इन मेकिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग कंपोनेंट, ये इसका यूज़ है। उसके बाद सोल्डर को देख लीजिए, नाइक्रोम के बाद नीचे सोल्डर है, तो इसमें लेड की मात्रा 68% और टिन की मात्रा 32% होती है। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं उसमें जोड़ने जाड़ने का काम इससे होता है, टाँका लगाने के लिए। इसके बाद एल्निको है, तो एल्निको में स्टील 50% होता है, एल्यूमिनियम 20% होता है, निकिल 20% होता है और कोबाल्ट जो है वो 10% होता है। मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैग्नीज स्टील और स्टेनलेस स्टील, तो पहले स्टेनलेस स्टील को देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील में स्टील की मात्रा, अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये स्टेनलेस स्टील में फेरस की मात्रा जो है वो 73% होती है, क्रोमियम की मात्रा 18% होती है, निकिल की मात्रा 8% होती है और कांपर जो है वो सिर्फ, कार्बन जो है वो सिर्फ 1% होता है। कार्बन जो है इसमें कम होता है। और मोटरसाइकिल बनाने में या जो यूटेंसिल्स होते हैं उसकी बॉडी बनाने में इनका यूज़ होता है। इसके बाद मैग्नीज स्टील को आप देख रहे हैं, तो इसमें मैग्नीज जो है वो 14% होता है, बाकी इसमें 80 to 85% आयरन होता है, मतलब आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, मैग्नीज थोड़ा सा मिला होता है। इसका उपयोग जो ग्राइंडर होते हैं उसको बनाने में, इसके अलावा जो ग्रिंडिंग मशीन होती है, या आयरन का जो मैग्नीज स्टील होता है उसका कई जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें और भी चीज़ें दी हैं, यहाँ आप देख रहे हैं जो सेप्स होते हैं या रेलवे वाला पुर्जों का निर्माण होता है उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्रोमियम स्टील को आप देख लीजिए, तो इसमें क्रोमियम जो है वो 2.4% होता है, कार्बन की मात्रा 1.5 होती है और यहाँ आयरन सर्वाधिक होता है 90 to 95%। इसमें अगर देखा जाए तो जो कटिंग टूल्स हैं उसको बनाने के लिए या मशीन्स, टैबलेट्स, ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। निकेल स्टील को अगर देखा जाए तो इसमें निकेल की मात्रा 3.5 होती है, कार्बन की मात्रा 1.5% होती है और फेरस जो है यानी आयरन वो 90 to 95% होता है। और इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में, प्रोपेलर्स या जो शाफ्ट आर्मर्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन स्टील को अगर देखें तो इसमें क्रोमियम की मात्रा सिर्फ 10% होती है, कार्बन की मात्रा 0.25 होती है, मैग्नीज की मात्रा 0.35 होती है, फेरस की मात्रा 85 to 95% होती है, मतलब ये रेंज होती है इसकी। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं टंगस्टन स्टील को, तो टंगस्टन स्टील में क्रोमियम की मात्रा 10%, कापर की मात्रा 0.25%, मैग्नीज की मात्रा 0.35%, फेरस की मात्रा 85 to 95% होती है, ये हम देख रहे हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील जो है इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील भी इसको कहा जाता है। वेनेडियम की मात्रा इसमें बहुत नाम मात्र की होती है और क्रोमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा होता है इसमें आयरन, लेकिन जो इसमें कम मात्रा में है उन्हीं का नाम जोड़कर इसको नाम दिया गया है। तो वेनेडियम है 0.15% और क्रोमियम जो होता है वो 2 to 10% होता है। फेरस की मात्रा 90 to 95% होती है, इसे आप देख रहे हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो मेकिंग कंपनीज एक्सेल, इसके अलावा जो शाफ्ट होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है मेनली, तो फ्रेम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पे पीएच वैल्यू दी हुई है कुछ कॉमन सबस्टेंसेस की, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए पदार्थ यानी सबस्टेंसेस एक तरफ दिए हैं और उनका जो पीएच वैल्यू है वो दूसरी तरफ दिया है। पीएच पैमाने के बारे में आप देखे हैं, उसमें जो पैमाना होता है उसमें नंबर लिखे होते हैं। जो 7 नंबर होता है उससे पहले वाली यानी 7 से कम वाली जो संख्या होती है वहाँ पे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू है तो पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ वही दिया हुआ है। नींबू का रस जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.2 to 2.4 होता है, यानी ये एसिडिक होता है। सिरका यानी विनेगर जो है इसका भी एसिडिक प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, 2.4 to 3.4% होता है। शराब में वाइन जो होती है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक ही होती है, 2.8 to 3.8%, मतलब ये परसेंट नहीं होता है, नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होती है, ये बस ऐसे नंबर के रूप में लिखा जाता है। तो पीएच मान इसका कितना होता है, ये 2.8 से लेकर 3.8 के आसपास होता है। इसके बाद टमाटर का जूस यानी टोमेटो जूस जो होता है इसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 से लेकर 4.4 होती है। बियर को अगर देखा जाए तो उसमें 4 से 5 होती है, मतलब यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी की अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो वाइन है उसमें ज़्यादा होती है और जो बियर है उसमें कम होती है। इसके बाद कॉफ़ी को देख लीजिए, तो कॉफ़ी भी एसिडिक प्रॉपर्टी वाली होती है, इसमें 4.5 से लेकर 5.5 इसकी पीएच वैल्यू होती है। जो यूरिन ऑफ ह्यूमन होता है उसकी 5.5 to 7.5 होती है। और ह्यूमन जो टाइलिन होता है उसकी अगर पीएच वैल्यू चेक की जाए तो वो 6.5 to 7.5 होती है, मतलब यहाँ पे आप दोनों देख रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन ब्लड को अगर देखें तो 7.3 to 7.5 होती है। अगर मिल्क को देखा जाए तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.4 to 6.6 होती है और प्योर वाटर की पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है। इसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होंगी तो पीएच वैल्यू में कन्वर्जन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनके एलोट्रॉप्स दिए हुए हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। पहले हम कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन के जो मुख्य एलोट्रॉप्स हैं उसमें आप हीरे का नाम देखते हैं, ग्रेफाइट का नाम देखते हैं, एक और आप फुलेरीन के नाम से देखते हैं। तो कुल मिलाकर वो सब है। और उसके अतिरिक्त लकड़ी का कोयला है, हड्डी का कोयला है, मतलब वुड चारकोल है, बोन चारकोल है, ब्लड चारकोल है, ये सब चारकोल भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद फास्फोरस को देख लीजिए। तो इसमें व्हाइट और येलो फास्फोरस, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, रेड फास्फोरस हो सकता है, ब्लैक वायलेट फास्फोरस हो सकता है, ये सब इसकी वेराइटी है। इसके बाद ऑक्सीजन में आप देखिए तो ऑक्सीजन तो खुद है ही है। उसके अलावा O3 के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन कहा जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन के ही 3 जो कंपोनेंट हैं उनके मिलने से बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का एलोट्रोप के तौर पे दिया है। एलोट्रोप नहीं होता है, उसका एक कंपाउंड कहा जा सकता है। हालांकि कंपाउंड के लिए शर्त ये होती है कि 2 अलग अलग तत्व होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन दिया है। इसके बाद देखिए सल्फर। तो सल्फर का रोम्बिक सल्फर है, इसके अलावा मोनोक्लिनिक सल्फर है और एम्ब्रोफोरस, ये जो एमॉर्फस सल्फर है ये दिया हुआ है, प्लास्टिक सल्फर है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, ये सल्फर के एलोट्रोप हैं, इन्हें हमने देखा। इसके बाद कुछ जो कॉमन एल्कलाई है उन्हें देख लीजिए। तो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस, और NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें कि आप यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख रहे हैं। ये कॉमन एल्कलाई कहलाते हैं। एल्कलाई का मतलब क्या होता है, क्षार। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ एसिड है, उनके नाम दिए हुए हैं और उनका जो सोर्स है वो दे रखा है। तो एसिडिक अम्ल, जिसे कि एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसका सोर्स क्या होता है, सिरका होता है। फार्मिक अम्ल, इसको मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, चींटी के डंक और जो नेटल का डंक होता है, बर्रे का डंक होता है, उसमें पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, विटामिन C, एस्कार्बिक अम्ल इसका नाम होता है। आंवला या जो नींबू के परिवार के, नींबू की फैमिली वाले जितने भी फल होते हैं उसमें पाया जाता है, संतरा, मौसम्मी, इस प्रकार के। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही के अंदर होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात की जाए तो ये टमाटर और पालक दोनों में पाया जाता है, फायदेमंद होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा सबकी अच्छी होती है। टार्टरिक एसिड जो है ये अंगूर में भी होता है, इमली में भी होता है, इसके अलावा केला, कच्चे आम, इन सब में पाया जाता है। मैलेइक अम्ल जो है ये सेब और नाशपाती के अंदर होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद बेंजोइक अम्ल को देख लीजिए। तो बेंजोइक अम्ल जो है ये मुख्य रूप से घास पत्तियों या जो यूरिन होता है, ह्यूमन यूरिन होता है, उसमें पाया जाता है। इसके बाद मैलिक अम्ल को अगर देखा जाए तो ये चाय के अंदर होता है। ग्लूटामिक अम्ल ये गेहूं में पाया जाता है। इतना हमने देखा। वही चीज़ यहाँ नीचे इंग्लिश में है, इसे भी देख लेते हैं। तो एसिटिक एसिड है, इसे एथेनोइक एसिड कहा जाता है, विनेगर के अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड जो है इसे मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। आंट स्टिंग जो होते हैं या नेटल स्टिंग होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, मतलब वो डंक मारते हैं तो त्वचा में जलन और दर्द महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है। इसके बाद साइट्रिक एसिड, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड ये दिया हुआ है। तो आंवला हो गया, इसके अलावा लेमन है, ऑरेंज है, इस प्रकार के जो साइट्रस फूड होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ये फ्रूट है। इसके बाद लैक्टिक एसिड को अगर देखा जाए तो ये कर्ड के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड को अगर देखा जाए तो ये टोमेटो और स्पेनिश जो होता है उसके अंदर होता है, मतलब पालक के अंदर होता है। टार्टरिक एसिड को अगर देखा जाए तो ये ग्रेप्स, इसके अलावा टर्मरिंट और साइट्रस, बनाना या जो अनराइप मैंगोज होते हैं यानी जो कच्चा आम होता है उसमें पाया जाता है, जो कैरी होती है। इसके बाद मैलिक एसिड को आप देख रहे हैं तो ये एप्पल और जो पियर्स हैं उसके अंदर होते हैं। इसके बाद बेंजोइक एसिड को आप देख रहे हैं तो ग्रास, लीव्स और यूरिन इसमें पाया जाता है। टी जो है उसके अंदर, मतलब चाय के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो व्हीट के अंदर होता है। ये सब आप देख रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ क्षारकों के नाम और किस में पाए जाते हैं वो दे रखे हैं, तो इसे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, लाइम वाटर, इसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो खिड़की के कांच इत्यादि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के बारे में कहा गया है। तो ये सोप के तौर पे यूज होते हैं, मतलब एक जो है वो कपड़ा धोने वाला होता है और दूसरा आदमियों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दूधिया मैग्नीशियम, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पर देखा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो इसे देख लीजिए। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का जो नेचर होता है, इसमें लिटमस पेपर अगर नीला है तो उसको ये लाल कर देंगे। क्षार जो होते हैं वो नीले लिटमस के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, लेकिन लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बहुत सारे अम्ल हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक या मेन एसिड है उनको हम देखेंगे। उसमें हाइड्रोक्लोरिक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, इसे हम देख रहे हैं। तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, मतलब ये एसिटिक एसिड है, उसे हम देख रहे हैं। उसके बाद क्षारक को देख लीजिए। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी है, उसे देख सकते हैं आप। यहाँ कहा गया है कि एसिड जो है उनका टेस्ट कैसा होता है। ये साइट्रस होता है। एल्कलाई जो होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है। ब्लू लिटमस को ये रेड में टर्न कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, और एल्कलाई जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर पे किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, और जो एल्कलाई यानी क्षार होते हैं वो ब्लू लिटमस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दर्शाते। ये इनका गुण होता है।
तो इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे वही HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, जो कि आप यहाँ पे एसिड के एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। और जो एल्कलाई यानी बेस है उनके एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए तो इसमें NaOH है, KOH है, COH ट्वाइस है, NH4OH है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, एसिड और बेस के इंडिकेटर्स हैं। तो नेम ऑफ इंडिकेटर दिया है और चेंज विथ एसिड और चेंज विथ बेस दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। ब्लू लिटमस, ये इसका अगर देखा जाए तो एसिड अगर इस पर डाला जाता है तो ये रेड हो जाता है, अगर इस पर बेस डाला जाता है तो ये कोई भी चेंज नहीं दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। रेड लिटमस पेपर जो होता है ये अगर इस पर एसिड डाला जा रहा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर बेस डाला जाएगा तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसके बाद टर्मरिक यानी हल्दी जो है, इसमें अगर देखा जाए तो एसिड डालने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर बेस इसके साथ लगाया जाता है या इसमें डाला जाता है तो ये रेड कलर की हो जाती है। आप चूने और हल्दी को मिलाकर देखिएगा। इसके बाद मेथिल ऑरेंज को अगर देखा जाए तो एसिड के साथ संपर्क में आने पर ये रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और बेस के साथ संपर्क में आने पर ये येलो हो जाते हैं। इसके बाद नीचे आप यहाँ देख रहे हैं फिनोल्फेलिन को, तो इसमें कोई चेंज एसिड के साथ तो नहीं आता है, लेकिन बेस के साथ अगर इसको मिलाते हैं तो ये पिंक कलर में टर्न हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण दे रखे हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो आपस में मिल जाते हैं तो उदासीन लवणों का निर्माण होता है, उसकी pH वैल्यू 7 के इक्वल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl है, CaSO4 है, ये सब एग्जाम्पल है। अम्लीय लवण को अगर देखिए तो इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और क्षार जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो 7 से इसका मान कम हो जाता है। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो NH4 है, क्लोरीन है, NH4NO3 है, ये सब इसके कंपाउंड के तौर पे आप देख सकते हैं। क्षारीय लवण में क्या होगा, अम्ल कमजोर पड़ेगा, क्षार मजबूत हो जाएगा, तो वही दिया हुआ है। यहाँ पे क्षार जो है वो प्रबल होता है और अम्ल दुर्बल हो जाता है। pH मान जब क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो 7 से ज़्यादा होगा, ये आप जानते ही हैं। तो वही चीज़ यहाँ है, रटने की आवश्यकता नहीं, समझ लीजिए बस। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर CaCO3 है और CH3COONA है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी हुई है, न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है और एल्कलाइन सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से एसिडिक बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलते हैं तो दोनों बराबर के रहते हैं, आपस में मरकर खत्म हो जाते हैं, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, मतलब इसके अंदर उदासीनता आ जाती है। और जो एल्कलाइन सॉल्ट होते हैं उसमें एल्कलाई आपका स्ट्रॉन्ग होता है और जो एसिड है वो कैसा होता है, वीक होता है, ये आपने देखा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए केमिकल सबस्टेंसेस, ट्रेड नेम और केमिकल फार्मूला दे रखा है, उसे देख लीजिए। यहाँ पे ट्रेड नेम दिया है, पहले फिटकरी का है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसको कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो K2SO4.Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O होता है, लंबा चौड़ा फार्मूला है। ये पोटाश फिटकरी का है, मतलब फिटकरी में भी जो पोटाश फिटकरी होती है उसमें पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप। उसके बाद रेड मेडिसिन यानी लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैग्नेट होता है, KMnO4 ये इसका फार्मूला होता है। कास्टिक पोटाश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नाम होता है और KOH इसका फार्मूला होता है। ये आप ट्रेड नेम देख रहे हैं, यहाँ ये नाइटर है, नाइटर का जो पोटेशियम नाइट्रेट ये केमिकल नाम है और KNO3 ये आपका केमिकल फार्मूला है। क्रोम एलम को देखा जाए अगर, मतलब ये जो क्रोमियम फिटकरी होती है क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से, तो इसमें फार्मूला में कोई अंतर खास नहीं आया है, जहाँ पे एल्यूमिनियम था वहीं पर क्रोमियम आ गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4.Cr2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, मतलब इसमें कोई और चेंज नहीं है, बस एल्यूमिनियम की जगह पे क्रोमियम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर है, तो CaOCl2 ये वाला है इसका फार्मूला। उसके बाद लाइम वाटर को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, मतलब 2CaSO4.H2O। इसके बाद चाक को देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है CaCO3, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ब्रंट लाइम है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लाइम स्टोन चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। मार्बल यानी संगमरमर, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है और कुछ तो है नहीं, तो ये CaCO3 ये भी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सबका एक जैसा है। उसके बाद हाइड्रोलिथ, इसमें कैल्शियम हाइड्राइड इसको कहा जाता है केमिकली, और इसका जो फार्मूला होता है वो CaH2 होता है, इस मतलब इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद देख लीजिए एल्यूमिनियम को देखिए, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा और NH4Cl ये इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लॉफिंग गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है और N2O इसका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। लिथार जो होता है इसको लेड ऑक्साइड कहा जाता है, PbO इसका कॉम्बिनेशन होता है। और गैलेना जो है ये लेड सल्फाइड होता है, PbS इसका कॉम्बिनेशन होता है। Pb क्या है, लेड है, और S जो है वो सल्फर है, ऊपर आपकी O जो है वो ऑक्सीजन है। इतना हमने देखा। उसके बाद अभी कुछ बचे हुए हैं, यहाँ पे रेड वर्मिलियन है तो इसका लेड पेरोक्साइड ये केमिकल नाम होता है और Pb3O4 इसका फार्मूला होता है। व्हाइट लेड को अगर देखा जाए तो सफ़ेद सीसा इसको कहा जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट इसका केमिकल नाम होता है। 2PbCO3.PbOH ट्वाइस ये इसका फार्मूला होता है। साल्ट एसिड की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये इसका
नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें साल्ट एसिड है जिसको कि हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, HCl इसका फार्मूला होता है। नाइटर एसिड को अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड इसको कहा जाता है, वैसे नाइटर एसिड नाम है, तो HNO3 इसका फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पे म्यूरिटेरिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, HCl इसका फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पे विट्रॉयल आयल आप देख रहे हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, H2SO4 इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक्वारेजिया ये मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का और कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मतलब HNO3 और HCl को यहाँ पे मिलाया जाता है और दोनों ही कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में होते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसे अम्लराज कहा जाता है, HNO3 प्लस HCl। इसका जो रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता है, 1:3 का होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है और कम मात्रा नाइट्रिक एसिड की होती है, दोनों कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए। उसके बाद वाटर गैस को आप देख रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर कंबाइंड होते हैं, CO प्लस H2O, माफ कीजिएगा H2। इसके बाद ओलियम को आप देख रहे हैं, ये रहा, तो ये असल में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, H2S2O7 इसका फार्मूला होता है। इसके बाद बॉक्साइड, तो ये हाइड्रेट एल्यूमिना होता है, Al2O3.2H2 इसका फार्मूला होता है। ड्राई आइस को अगर देखा जाए तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका फार्मूला होता है, मतलब ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कॉम्बिनेशन वही रहेगा बस ठोस अवस्था में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हरा कसीस है यानी ग्रीन कसीस, तो इसका फेरस सल्फेट होता है नाम रासायनिक तौर पे, FeSO4.7H2O। इसके बाद मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है केमिकली, MgO इसका फार्मूला होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद आप देख लीजिए हॉर्न सिल्वर है, तो हॉर्न सिल्वर जो है इसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, AgCl इसका फार्मूला होता है। ल्यूनर कॉस्टिक को अगर देखा जाए तो इसका सिल्वर नाइट्राइट नाम होता है और AgNO3 इसका फार्मूला होता है। इसके बाद काला जिंक आप देख रहे हैं, तो जिंक सल्फेट इसका नाम होता है, ZNS इसका फार्मूला होता है, इसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सफ़ेद कसीस है, तो जिंक सल्फेट इसका नाम होता है रासायनिक तौर पे, वाइट कसीस इसको कहा जाता है, ZnSO4 × 7H2O ये इसका फार्मूला होता है। चाइन वाइट की अगर बात की जाए तो जिंक ऑक्साइड ये इसका नाम है और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्विक सिल्वर को अगर देखा जाए तो मरकरी इसको कहा जाता है, मरकरी का जो दूसरा यहाँ पे औद्योगिक नाम है वो क्विक सिल्वर होता है, ये Hg के नाम सिंबल के तौर पे देखा जाता है, आप जानते ही हैं। इसके बाद कैलोमेल है, तो कैलोमेल का जो रासायनिक नाम है वो होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, और मर्क्यूरस क्लोराइड है तो इसमें मरकरी रहेगा और क्लोरीन रहेगा, मतलब Hg2Cl2 ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। वर्मिलियन यानी सिंदूर की बात हो रही है, तो इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको कहा जाता है, HgS इसका फार्मूला होता है। हैवी वाटर यानी भारी जल, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक के तौर पे हम ड्यूटेरियम को देखते हैं, तो D2O इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद हैवी हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, ड्यूटेरियम, D से इसको डिनोट किया जाता है। सिलिका ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद जिमैक्सिन है, ये गमैक्सिन भी कहा जाता है, तो इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये इसका केमिकल नाम है, और C6H6Cl6 ये इसका फार्मूला होता है। C6H6 ये बेंजीन का होता है, उसमें क्लोरीन के 6 अटैच हो जाते हैं। उसके बाद फॉस्जीन है, ये जहरीली गैस होती है। कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 ये इसका फार्मूला होता है। विनेगर यानी सिरके की बात की जाए तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH इसका फार्मूला होता है। इसके बाद कार्बोलिक एसिड है, तो फिनॉल इसका नाम होता है असल में, और C6H5OH ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। और अल्कोहल जो है इसमें एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों होते हैं, तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल होता है और CH3OH जो होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल पीने वाली शराब होती है और जो मेथिल अल्कोहल होता है वो कास्ट स्पिरिट के नाम से जानी जाती है, जहरीली शराब होती है, मतलब वो पीने योग्य नहीं होती है।